हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर 4 वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। तो इंस्टीट्यूशन की वर्किंग देखेंगे डेमोक्रेसी में, है ना। तो जो डेमोक्रेसी है उसमें हमने देखा था पिछले चैप्टर में किस तरीके से हम अपने रूलर्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनको चुनते हैं, और जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लॉ मेकिंग का काम करते हैं, है ना। ओके, तो इस तरीके से हमारे यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी में सिर्फ ये नहीं होता है कि हमने अपने रूलर्स को चूज कर दिया, बस हो गया, काम खत्म, है ना। डेमोक्रेसी में 3 इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनकी वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डेमोक्रेसी में रूलर्स जो हैं उनको कुछ रूल्स और प्रोसीजर के फॉलो करना पड़ता है ना। अगर वो रूल्स के अकॉर्डिंगली नहीं चलते तो वो डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी। हमारा जो संविधान है वो गवर्नमेंट के ऊपर लिमिट्स लगाते हैं ना, तो उस लिमिट्स के अकॉर्डिंगली उनको चलना पड़ता है। और जो जनता के पास में बहुत पावर होती है ना, डेमोक्रेसी में, तो इनको वर्क करना पड़ता है। जो हमारे रूलर्स हैं उनको विद एंड विद इन इंस्टीट्यूशन काम करना पड़ता है। इस चैप्टर में हम देखेंगे वर्किंग ऑफ सच इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में तीनों इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। ओके, हम देखेंगे किस तरीके से जो बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं, है ना, और उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उनको लागू किया जाता है उन डिसीजंस को, है ना। और डिस्प्यूट्स वगैरह भी आते हैं, तो डिस्प्यूट्स जो होते हैं डिसीजन से रिलेटेड उनको सॉल्व भी किया जाता है। और प्रोसेस देखेंगे कि किस तरीके से ये इंस्टीट्यूशन काम करते हैं और इनका इम्पोर्टेंट रोल है। एक फर्स्ट इंस्टीट्यूशन जो है, अगर देखें तो 3 इंस्टीट्यूशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। लेजिस्लेचर जो होते हैं लॉ मेकिंग का काम करते हैं। ओके, जो कि पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं ना, जो पार्लियामेंट में हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, तो वो लोग लॉ मेकिंग का काम करते हैं। ऐसे ही स्टेट लेवल पर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो एमएलए बैठे हुए हैं वो काम करते हैं स्टेट लेवल पर ओवरऑल नेशनल लेवल की बात करें तो लॉ मेकिंग का काम करते हैं लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव जो है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं, लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं एग्जीक्यूटिव। ओके, और फिर जुडिशरी जो है, जुडिशरी देखती है कि ये जो लॉ बनाया गया है ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, है ना, संविधान के अगेंस्ट तो नहीं है। तो ये चेकिंग का काम करते हैं। अगर कोई ऐसा लॉ जो कि संविधान के अगेंस्ट है, जनता की जो राइट्स है उनका वॉयलेशन कर रहा है, पीपल की राइट्स का वॉयलेशन कर रहा है, तो उस कानून को वो क्या करते हैं, नल एंड वॉइड कर देते हैं, उसको कानून को खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो जुडिशरी के पास में भी बहुत ज्यादा पावर होती है ना। क्योंकि जुडिशरी जो है ना वो प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स हमने आपको पढ़ाए थे, जो कि मौलिक अधिकार हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो राइट्स दिए गए हैं हर एक सिटीजन को इंडिया के, है ना। तो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर तीनों इंस्टीट्यूशन का काम करना इंडिपेंडेंटली जरूरी होता है ना, जनता के वेलफेयर के लिए, पीपल के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। हमने पहले ही कुछ कुछ इनके बारे में पढ़ा हुआ है दूसरी क्लासेस में, है ना। जैसे कि 7th 8th क्लास की एनसीईआरटी भी हमने कवर की हुई है, तो वो आप देख सकते हैं लेक्चर, है ना, जो प्लेलिस्ट में कवर है। तो इस चैप्टर में हम थोड़ा समराइज करेंगे, ठीक है, इसको, इन इंस्टीट्यूशन के बारे में जो हम पढ़ चुके हैं, है ना। और फिर इन इंस्टीट्यूशन का जो कनेक्टेड है दूसरे इंस्टीट्यूशन से, तो उन सारी चीज़ों के बारे में भी देखेंगे। और इनका जो फंक्शनिंग है वो मोर डेमोक्रेटिक और लेस डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक कैसे होता है, तो ये सारी चीज़ें भी देखेंगे। जैसे कि जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी होता है एक डेमोक्रेसी में, है ना। अगर जुडिशरी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली काम करेगी, है ना, तो जनता का वेलफेयर नहीं हो पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है कभी भी अपनी मनमानी कर सकती है ना। तो गवर्नमेंट को चेक एंड बैलेंस देती है जुडिशरी, है ना। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, हमको समझना है इन तीनों इंस्टीट्यूशन के बारे में। हाँ, इनकी वर्क जो है गवर्नमेंट के साथ में ये किस तरीके से काम करते हैं, कंपेयर करेंगे जो इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन जो अदर डेमोक्रेसी में है। जैसे कि दूसरी डेमोक्रेसी में भी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी है ना, तो उनके वर्क को कंपेयर करेंगे। हम अपना एग्जाम्पल भी देखेंगे, है ना, जो हमारे यहाँ नेशनल लेवल गवर्नमेंट है, हम्म, किस तरीके से वो काम करती है ना। तो नेशनल लेवल जो गवर्नमेंट है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, और जस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इस चैप्टर को पढ़ते वक्त हम ये भी सोचेंगे कि, और एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट काम करती है हमारे स्टेट में, है ना। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हाउ इज मेजर पॉलिसी डिसीजंस टेकन, तो किस तरीके से जो बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं, है ना,
पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना। तो गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है ऑन अगस्त 13 1990, गवर्नमेंट ऑर्डर इशू करती है। तो गवर्नमेंट का ऑर्डर जो है, तो इसको कहते हैं ऑफिस मेमोरेंडम कहा गया है कि किसी एक अथॉरिटी ने इशू किया है ये, ठीक है, मेमोरेंडम ये इशू किया है कि गवर्नमेंट का ये आदेश है, ठीक है। तो ऑल गवर्नमेंट ऑर्डर्स जो होते हैं, ये भी एक ऑर्डर आया, ठीक है। तो इनका ये डेट और नाम ये सब दिया हुआ है, ठीक है। जॉइंट सेक्रेटरी जो है, और जॉइंट सेक्रेटरी एंड ऑफिसर इन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन के अंदर आते हैं। तो इन्होंने साइन किया ऑर्डर को, है ना। तो इनके द्वारा साइन किया गया ऑर्डर है। ये शॉर्ट में बियरली 1 पेज का है बस। छोटा सा ऑर्डर है ये। पर लुक लाइक एनी ऑर्डिनरी सर्कुलर, मतलब कि ये ना ऑर्डर ऐसा लग रहा है कि कोई ना जो नोटिस है ऐसा, है ना। तो इस तरीके से दिख रहा है जैसे कि स्कूल में कोई नोटिस दिया जाता है। गवर्नमेंट ने इशू किए हैं कई सारे ऑर्डर्स, है ना, अलग अलग डे में इशू करते हैं वो, डिफरेंट मैटर से रिलेटेड ऑर्डर्स आते हैं गवर्नमेंट। पर ये वाला जो ऑर्डर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, है ना। क्योंकि इस ऑर्डर की वजह से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में हैं, कुछ लोग जो है इसके मतलब सपोर्ट में हैं। तो ये ऑर्डर के बारे में हम देखेंगे, है ना। तो ये क्या है डिसीजन जिसकी वजह से ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है ना। तो ये देखो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये ऑर्डर है, ठीक है। सब्जेक्ट लिखा हुआ है 27% रिजर्वेशन दिया गया है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज, मतलब कि जो ओबीसी है, जो सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस है, उनको दिया गया है रिजर्वेशन, है ना। सिविल पोस्ट कोई भी गवर्नमेंट जो ऑफिस है उसमें उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, क्या होता है कि जो एक जनरल कैटेगरी होती है और बाकी सारी अदर कैटेगरीज होती है ना, जैसे कि एससी हो गया, एसटी हो गया, है ना, अदर बैकवर्ड क्लासेस हो गया। तो जनरल के लिए कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, है ना। इनको ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ते हैं, इनको थोड़े कम लाने पड़ते हैं। तो इस तरीके से रिज़र्वेशन दिया जाता है ना। किसी भी पोस्ट में कि कोई पोस्ट निकली है जैसे कि किसी गवर्नमेंट ऑफिस में अगर कोई पोस्ट निकली है 100, तो उसमें से इनके लिए कुछ रिजर्व कर दी जाती है ना, ताकि इनका एजुकेशनली और एक जो एजुकेशन के थ्रू इनका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो सके, है ना। तो इसलिए ताकि इनकी कंडीशन इम्प्रूव हो सके, है ना। तो इसलिए रिजर्वेशन दिया जाता है। तो कई सारी सोसाइटी यहाँ पर ना दिया गया है ये। तो ये मंडल कमीशन द्वारा रिकमेंड किया गया था। गवर्नमेंट ने एक ना मंडल कमीशन अपॉइंट किया था। तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि यहाँ पर रिजर्वेशन देना चाहिए 27%, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो ये ना ऑर्डर दिया गया था। अदर बैकवर्ड क्लासेस का ये ऑर्डर था रिजर्वेशन के लिए, है ना। तो गवर्नमेंट कभी-कभी क्या करती है, रिजर्वेशन के नाम पर भी वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलती है। तो जैसे पिछली चैप्टर में हमने देखा था किस तरीके से वोट के लिए कास्ट, रिलीजन के मुद्दे उठाए जाते हैं, वैसे ही रिजर्वेशन के मुद्दे उठाए जाते हैं, रिलीजन ताकि वो वोट ले सकें यूथ के, है ना। तो ये जो ऑर्डर है इसमें पॉलिसी डिसीजन लिया गया है कि 27% वैकेंसीज जो है सिविल पोस्ट हो गई, सर्विसेज हो गई, गवर्नमेंट ऑफिसेज जो है वहाँ पर, तो रिजर्व की जाएंगी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। जो एसईबीसी हैं तो उनके लिए ना अनदर नेम है फॉर ऑल दोज पीपल हु बिलोंग टू कास्ट दैट आर कंसीडर्ड बैकवर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड जो क्लास बोला गया है, इनके लिए अदर बैकवर्ड क्लास भी बोला जाता है। जो गवर्नमेंट बैकवर्ड समझती है इनको कि मतलब कि ये पिछड़े रह गए हैं, इनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया है प्रॉपर तरीके से, है ना। तो इनको साथ में लाने के लिए इनको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स दिए जाते हैं। बेनिफिट ऑफ जॉब रिजर्वेशन, तो ये रहेगा जो अभी तक जो है जॉब में रिजर्वेशन और एजुकेशन में रिजर्वेशन सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को दिया गया था। अब थर्ड कैटेगरी बन गई जो कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है। तो हमारे संविधान में ना, जो संविधान जो बनाने वाले थे, क्योंकि वो जानते थे कि जैसे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। उनको अंग्रेज़ों ने भी तंग किया है, और जो हमारे इंडियन जो ज़मींदार वग़ैरह थे, उन लोगों ने भी खूब परेशान किया है ना, कास्ट, रिलीजन ये सब के नाम पर। तो इसलिए इनके लिए ये ना, इनको ना एजुकेशन ढंग से मिलती थी, ना कोई रिसोर्सेज़ थे इनके पास, इसलिए इनके लिए रिज़र्वेशन का प्रोविज़न लाया गया, है ना। तो इनके लिए रिज़र्वेशन दिया गया था ताकि इनका अपलिफ्टमेंट हो सके, है ना।
इनको जो है आगे लेकर के चल सके, ये लोग भी अच्छी पोजीशन पे पहुंच सके, है ना? तो फिर अभी तक तो इनको बस था, फिर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को भी रिजर्वेशन दे दिया गया। तो संविधान मेकर्स ने कहा, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने कहा था कि जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है ये परमानेंट नहीं है, ठीक है? इसको आगे चल के खत्म कर दिया जाएगा। पर अभी देखें तो रिजर्वेशन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स है ये, है ना? क्योंकि अगर पॉलिटिशियन रिजर्वेशन खत्म करेंगे तो उनको वोट नहीं मिलेंगे, तो वो क्या करते हैं, रिजर्वेशन को बढ़ाते जा रहे हैं। तो शेड्यूल जो यहाँ पर, हाँ, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है, इनके लिए रिजर्वेशन दिया गया, कोटा दिया गया 27% जॉब्स में रिजर्वेशन। ओके। तो डिसीजन मेकर्स हैं जिन्होंने डिसाइड किया था, ये डिसाइड किया और इशू किया ये मेमोरेंडम। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन था, जो कि एक पर्सन तो नहीं ले सकता, है ना? तो ये डिसीजन जो था, ये साइन किया गया, जो डॉक्यूमेंट, तो उन्होंने ही लिया था जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट साइन किया था। ये जो डिसीजन था, द ऑफिसर वाज, ऑफिसर जो था सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रहा था इस इंस्ट्रक्शन को, जो कि मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन ने दिए थे, है ना? तो ये डिपार्टमेंट का ये जो डिसीजन था, मतलब ये जो है, ये डिपार्टमेंट उसका पार्ट था, है ना, उस डिसीजन का बस। तो ये ऑफिसर उसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे। हम गैस कर सकते हैं कि इतना बड़ा डिसीजन जो है, ये जो हमारी कंट्री के फंक्शनरीज हैं, इसमें सारे इन्वॉल्व होंगे, है। ओके, जिसमें दूसरे फंक्शनरीज, मतलब कि और भी लोग जो है काम करते हैं, वो सब इन्वॉल्व हो जाएंगे। आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में, जैसे कि लेट अस गो ओवर सम ऑफ द मेन पॉइंट्स दैट यू कवर्ड देन। तो आपने जो पहले पढ़ा था ना, उसके बारे में हम थोड़े पॉइंट्स देखेंगे। जैसे कि प्रेसिडेंट जो होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, एंड इज द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। प्रेसिडेंट जो होते हैं, हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया जो होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं हमारे देश के, है ना? जो हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी है, कोई भी कानून जो है, अगर वो लेजिस्लेचर बनाते हैं, तो इनके साइन के बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इनके साइन के बाद ही वो एक्ट, जो जो बिल है, वो एक्ट बन पाता है, कानून बन पाता है ना? तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है? प्राइम मिनिस्टर का इंपॉर्टेंट रोल होता है, प्रेसिडेंट नाम जारी के लिए होते हैं, पर जो प्रेसिडेंट जो होते हैं, हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी है ना? और प्राइम मिनिस्टर जो है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। सारी एक्सरसाइज जो गवर्नमेंट पावर की करते हैं, मतलब सारी पावर जो है प्राइम मिनिस्टर के पास में है, मैक्सिमम, है ना? यही जो है, मैंने बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं जो कैबिनेट मीटिंग में। कैबिनेट क्या होती है? कैबिनेट कैबिनेट में कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, जो कि गवर्नमेंट, जो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करते हैं किस तरीके से काम कर सके। जैसे कि पहले के टाइम पर अकबर होते थे, है ना, या फिर कोई भी राजा होते थे, जैसे कि पेशवा होते थे, तो उनकी ये काउंसिल हुआ करती थी, जिसमें वो लोग क्या करते थे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सन होते थे, जो कि उनको एडवाइस करते। वैसे ही अकबर के टाइम पर नवरत्नास हुआ करते थे उनके कोर्ट में, है ना? तो वो क्या करते थे, वो इनको एडवाइस करते थे, है ना, इम्पोर्टेंट मैटर्स किसी में भी रिलेटेड। तो वैसे ही प्राइम मिनिस्टर के पास में भी कैबिनेट होती है ना, जो कि उनको इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती है, उसमें उनको जो है एडवाइस करती हैं कि ये डिसीजन लिए जा सकते हैं, है ना? तो कैबिनेट में 15 से 20 मिनिस्ट्रीज भी हो सकती है ना? जैसे कि इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं, जो कि डिसीजन करते हैं ना, तो ये भी पार्ट होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कुछ मिनिस्टर्स चूज किए जाते हैं लोकसभा से। पार्लियामेंट में क्या क्या आता है? पार्लियामेंट में यहाँ पर होता है प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। पार्लियामेंट में क्या क्या होता है? प्रेसिडेंट होते हैं, राज्यसभा होती है, और लोकसभा होती है। राज्यसभा और लोकसभा में जब एक कोई बिल लेकर के आते हैं, ठीक है, कानून बनाने के लिए, जब उस पे प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, तो वो एक्ट बन पाता है ना? द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स। प्राइम मिनिस्टर जो है, उनके पास में लोकसभा के मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए। अगर नहीं होता है, तो उनकी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो सकती। नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है कि इनका कॉन्फिडेंस है ही नहीं हाउस में, मतलब कि इनको कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, तो ये कैसे बन सकते हैं, है ना? तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, उनके सपोर्ट में कई सारे एमपी होते हैं लोकसभा में, है ना? ओके।
तो इतना हमने पढ़ा जो पीपल इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन में रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम। प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, है ना? प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है? प्राइम मिनिस्टर हो गए, ओके? कैबिनेट हो गए। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट लोग हैं जो डिसीजन में इन्वॉल्व होते हैं। ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम जो है बहुत बड़ा मतलब लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन 1979 में, मतलब कि पहले भी आ चुका था, है ना? तो सेकेंड वाला ये अपॉइंट किया था कि कंडीशन देख सके जो बैकवर्ड क्लासेस है उनकी सोसाइटी में, है ना? और उस हिसाब से रिकमेंड करें कि इनके लिए क्या जो मेजर्स लिए जा सकते हैं ताकि इनकी कंडीशन ठीक कर सकें, है ना? तो सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो है हेडेड बाय बीपी मंडल, तो बीपी मंडल इसको हेड कर रहे थे। तो इनको मंडल कमीशन बोला गया, है ना? तो इनको बोला गया किस तरीके डिटरमाइन करना है कि क्राइटेरिया इनको आइडेंटिफाई करना था सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो है इंडिया में, और रिकमेंड करना था कि किस तरीके से इनका एडवांसमेंट कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं इनकी कंडीशन को। कमीशन ने रिपोर्ट दी थी 1980 में और कई सारी रिकमेंडेशंस भी दी। एक रिकमेंडेशन इनकी ये थी कि 27% रिजर्वेशन दिया जाए इनको गवर्नमेंट जॉब्स में, ठीक है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। ये जो रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन थी डिस्कस की गई पार्लियामेंट में। मतलब कि ये जो रिजर्वेशन का इशू बहुत पहले से चला आ रहा है, ठीक है? अभी भी चलता है, जब भी ना इलेक्शंस होते हैं तो ये रिजर्वेशन का मुद्दा भी उठाया जाता है। हर कम्युनिटी चाहती है कि उनको रिजर्वेशन मिले, है ना? और पॉलिटिशियन इस पे अपना वोट मांगते हैं। ओके, तो यहाँ पर ना ये जो रिपोर्ट थी मंडल कमीशन की, इसको डिस्कस किया गया पार्लियामेंट में कई सालों तक। फिर उसके बाद में कई सारे पार्लियामेंटेरियंस और पार्टीज थी, उन्होंने डिमांड किया कि इम्प्लीमेंट कर दो, ये जो लागू कर दो जो मंडल कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी। मतलब मंडल कमीशन जो है उसकी एडवाइसेस को लागू कर दो। देन लोकसभा में इलेक्शन हुए 1989 के। तो इलेक्शन मैनिफेस्टो जो था, इलेक्शन मैनिफेस्टो में बताती है पॉलिटिकल पार्टी कि वो लोग जो हैं जब इलेक्ट हो जाएंगे, जब रूलर बन जाएंगे तो वो लोग क्या करेंगे, है ना? तो वो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बताते हैं। तो जनता दल जो थी उन्होंने प्रॉमिस किया था अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि अगर उन वो लोग जीतते हैं, पावर में आते हैं, तो वो क्या करेंगे, लागू कर देंगे जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी, जो कि 27% रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। तो रिजर्वेशन के नाम पर इनको वोट मिल गए बहुत सारे। तो जनता गवर्नमेंट जो थी, जनता दल जो थी, उनकी गवर्नमेंट फॉर्म हो गई इस इलेक्शन के बाद में। वीपी सिंह जो थे, ये प्राइम मिनिस्टर बने थे, है ना? तो इनके टाइम पर कई सारे डेवलपमेंट हुए, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने पहले तो एड्रेस किया पार्लियामेंट को और अनाउंस किया कि वो इंटेंशन है कि गवर्नमेंट जो है इम्प्लीमेंट करेगी रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन, है ना? क्योंकि इन्होंने इसी की वजह से इनको वोट मिले थे कि मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन रिजर्वेशन की वजह से, है ना? तो पहले ही इन्होंने डिसीजन लिया कि जो इम्प्लीमेंट करना है मंडल कमीशन की रिपोर्ट को। 6 अगस्त 1990 में यूनियन कैबिनेट ने एक फॉर्मल डिसीजन लेकर के आए ताकि इम्प्लीमेंट कर सके, है ना, इसको। प्राइम मिनिस्टर जो बीपी सिंह थे, इन्होंने पार्लियामेंट में बताया कि इस डिसीजन के थ्रू ना जो स्टेटमेंट जो होगी दोनों हाउसेस पार्लियामेंट में, हम्म, तो उन्होंने क्या किया था बीपी सिंह ने कि इन्फॉर्म किया पार्लियामेंट में कि ये जो है अब जो है स्टेटमेंट के थ्रू कि ये डिसीजन ले रहे हैं और ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी। ये जो डिसीजन था कैबिनेट का, इसको भेजा गया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के लिए, है ना? तो इनके सीनियर ऑफिसर्स जो थे डिपार्टमेंट के, इन्होंने एक ड्राफ्ट किया ऑर्डर और कैबिनेट के डिसीजन को अप्रूवल कर दिया, है ना? बेसिकली कि इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये छोटे में बता रहे हैं ना, कि डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर लेकर के आया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, है ना? फिर मतलब कि ऑर्डर के थ्रू यूनियन गवर्नमेंट का उन्होंने बता दिया, है ना, कि मंडल कमीशन का रिजर्वेशन दिया जा रहा है ना? तो कुछ महीनों बाद ये जो है बहुत ज़्यादा डिबेट चला इस इश्यू पे, है ना? कुछ लोग जो हैं इसके अपोज़ में हैं, कुछ इसको सपोर्ट करते हैं। तो न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स हो गई, इसमें कई सारे व्यूज़ थे, कई सारे ओपिनियंस थे लोगों के, है ना? जो ऑफ़िसर्स थे वो लोग भी आर्टिकल लिखा करते थे न्यूज़पेपर में, तो वो बता रहे थे ये सही है कि नहीं है ना? तो इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ और काउंटर प्रोटेस्ट भी हुआ, सिचुएशन बिगड़ गई थी, इवन वॉयलेंट हो गई थी, है ना? कि वहाँ पर दंगे भी भड़क जाते। अब लोगों को बोल दिया रिज़र्वेशन दोगे और नहीं दोगे तो फिर तो मतलब कुछ भी होगा ना, लोग मनमानी करते हैं फिर। पीपल ने रिएक्ट किया
स्ट्रांगली बिकॉज़ ये जो डिसीजन था, बहुत सारी जॉब्स को अफ़ेक्ट करता है ना, जॉब अपॉर्च्युनिटी को, मतलब 27% रिज़र्वेशन दिया जा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती। कुछ लोगों को लगा कि इनइक्वालिटीज़ है, जो पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट इन इंडिया, तो ज़रूरी है जॉब रिज़र्वेशन, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ है, इसलिए रिज़र्वेशन ज़रूरी है। तो उनको लगा कि ये फेयर अपॉर्च्युनिटी है कि उन कम्युनिटीज़ को एडिक्वेटली रिजर्वेशन देना और रिप्रेजेंट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए उनकी गवर्नमेंट में। तो रिजर्वेशन के थ्रू क्या होगा कि उनको जो है रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी गवर्नमेंट में, है ना? उनकी कंडीशन इम्प्रूव हो जाएगी। कुछ लोग ये कह रहे थे, कुछ लोग कहते हैं कि ये अनफेयर है, क्योंकि ये जो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है उसको डिनाई कर रहा है ना? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, है ना? कि वो अपना डेवलपमेंट कर सके, ग्रोथ कर सके, आगे बढ़ सके, है ना? गवर्नमेंट की सर्विसेज में सभी लोगों को जो है कि अधिकार है कि वो पढ़ के आगे बढ़ सके, है ना? और जॉब ले सके। तो ये चीजें होती, तो कुछ लोग कह रहे थे कि अनफेयर है, ठीक है, गलत हो रहा है ना? क्योंकि जो लोग नहीं बिलोंग करते हैं ना बैकवर्ड कम्युनिटी से, उनके साथ में ये गलत हो रहा है ना? तो आज भी देखो तो जो ज़्यादातर जो पिछड़े हुए लोग हैं, मतलब कि जिनको जो आगे नहीं बढ़ पाए हैं अभी भी, सोसाइटी के द्वारा सप्रेस किए जाते हैं, तो उनको रिज़र्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलता है। जो लोग अमीर है, रिच है ना? तो वो लोग रिज़र्वेशन का फ़ायदा उठा लेते हैं, है ना? तो यहाँ पर ना कई सारी जॉब्स जो हैं वो डिनाई की जाएँगी, मतलब कि इन लोगों को नहीं मिलेगी, है ना? और जो क्वालिफ़ाई हैं, जो ज़्यादा अच्छे मतलब पढ़े-लिखे लोग हैं, उन लोगों को भी जॉब्स नहीं मिलेंगी अगर इस तरीके का कोई रिज़र्वेशन का सिस्टम आ गया तो। कुछ लोगों को लगा कि इससे क्या होगा, कास्ट फीलिंग और ज़्यादा लोगों में बढ़ेगी, है ना? और नेशनल यूनिटी के लिए ये खतरा है। अगर कास्टिज़्म, रिलीजन के नाम पर लोग लड़ने-भिड़ने लगे, है ना? ये फीलिंग जो है लोगों के अंदर रही, तो ये हमारी नेशनल यूनिटी के लिए खतरा होगी, है ना? तो इस चैप्टर में हम जो है वी वॉन्ट डिस्कस वेदर द डिसीजन वाज गुड और नॉट। इस चैप्टर में हमें ये नहीं डिस्कस करना है कि डिसीजन सही था, अच्छा था, नहीं था, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम ये देख रहे हैं, एग्जाम्पल लिया है हमने किस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं और उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है देश में, है ना? अब देखो ये रिज़ॉल्व जो डिस्प्यूट अराइज़ हो गया है ना, कि जो मतलब कि रिज़र्वेशन से रिलेटेड भी अगर डिस्प्यूट अराइज़ हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। कोई भी डिस्प्यूट आता है, हाई कोर्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो यही तो है जुडिशरी, है ना? तो ये सेटल करते हैं डिस्प्यूट जो कि गवर्नमेंट डिसीजन से आ जाते हैं ना, मतलब गवर्नमेंट ने कोई कानून लेकर के आए और लोग जो है लोगों को पसंद नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाते हैं कि ये जो कानून है हमारे अगेंस्ट है, राइट्स के अगेंस्ट है, अधिकारों के अगेंस्ट है लोगों के, है ना? तो कुछ पर्सन जो थे, एसोसिएशन थे, उन्होंने अपोज करने के लिए उस ऑर्डर को, मंडल कमीशन का जो रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया गया था ना और रिजर्वेशन दिया था, तो उसको अपोज करने के लिए वो केस लेकर के गए सुप्रीम जो कोर्ट में, है ना? तो उन्होंने अपील किया कोर्ट में कि डिक्लेयर करें कि ये ऑर्डर जो है ये खत्म है, ये इनवैलिड है, इसको नहीं इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो थे, उनके पास में ये केस गया था, ठीक है? तो इस केस का नाम क्या था? इंदिरा सहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इंदिरा सहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ठीक है? 1992 का केस था ये। तो 11 जजेस की बेंच थी, ठीक है? 11 जजेस ने इस केस को सुना था, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट जो ये मतलब इतना ज़्यादा ये इशू बन गया था कि इतनी सारे जज ने इनको सुना था। और जो ये बेंच होती है ना सुप्रीम कोर्ट की, तो उसको ना हमेशा मतलब कि ऑड नंबर्स में रखा जाता है। ऑड नंबर्स में मतलब कि 11 रखा गया है। अगर 5 इस तरफ हो गए और 6 इस तरफ होंगे तो इनका डिसीजन इम्प्लीमेंट किया जाएगा, है ना? मतलब कि जजेस का जो जजेस के अकॉर्डिंगली क्या सही क्या गलत तो वो डिसाइड करते हैं, ठीक है? तो कुछ जज एक मतलब इकट्ठे हो जाते हैं, उनका डिसीजन इकट्ठा हो जाता है और इनका अलग हो जाता है ना? तो इस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं, तो ऑड जो नंबर्स की बेंच को रखा जाता है ना? जैसे कि 5 हो गया, है ना? 7 हो गई, 7 जज बेंच हो गई, 11 जज बेंच हो गई, तो इस तरीके से रखी जाती हैं। तो यहाँ पर ना फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जो इंदिरा साहनी केस किया था, तो आर्ग्यूमेंट्स हुई दोनों साइड की, है ना? तो गवर्नमेंट की भी और लोगों की भी, ओके। तो फिर ये क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट जो थे, उनके जजेस ने
इस ऑर्डर को वैलिड कर दिया, मतलब ये ऑर्डर ठीक है, सही है, आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मॉडिफिकेशन, मतलब कुछ चेंजेस करने को बोला, ठीक है, गवर्नमेंट को जो ऑर्डर है उसमें। क्या था कि जो वेल टू डू पर्सन्स हैं, बैकवर्ड क्लासेस में उनको एक्सक्लूड करना, मतलब कि जो अच्छे खासे उनकी सिचुएशन ठीक है ना, उनके पास में प्रॉपर्टी है, रिच है वो, तो उनको क्यों रिजर्वेशन दे रहे हो, है ना? वो अपनी कंडीशन उनकी सही है ना? तो इनको एक्सक्लूड करना है ना, इसको क्या कहते हैं? क्रीमी लेयर कहते हैं, कि जो ये जो अच्छी खासे जो रिच लोग हैं ना, इनको क्यों रिजर्वेशन देना, तो इन क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करना। तो ये फर्स्ट चीज बोली, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कि ऑर्डर में चेंज करो। सेकंड था कि जो accordingly the department of personnel and training issued another office of memorandum on 8 सितंबर 1993। तो दूसरा ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम, दूसरा ऑर्डर आया जिसमें डिस्प्यूट जो था वो खत्म हो गया और इस पॉलिसी को फॉलो किया गया, ठीक है। तो इंदिरा साहनी केस जो था 1992 का, उसमें 50% की सीलिंग भी लगाई गई थी, मतलब कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं बढ़ना चाहिए, है ना, गवर्नमेंट को बोला गया था। ओके, और ये बोला गया था क्रीमी लेयर्स को जो क्रीमी लेयर थी उसको एक्सक्लूड करना, है ना। 50% सीलिंग मतलब कि रिजर्वेशन नहीं बढ़ना चाहिए 50% से, पर अभी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया गया है ना 10% का, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% का जो रिजर्वेशन दिया गया है, इसकी वजह से जो है ये 50% की सीलिंग भी टूट गई है ना, मतलब कि इससे ज़्यादा 60% रिजर्वेशन चला गया है ना। तो ये जो है सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है कि इतना ज़्यादा रिजर्वेशन होना। ओके, क्योंकि ज़्यादातर जो रिजर्वेशन के बेनिफिट हैं, वो रिच लोग लेकर के चले जाते हैं ना, जो एफिलेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, है ना, जो पिछड़े हुए हैं वो नहीं ले पाते। ओके, तो जो ये रिजर्वेशन का मुद्दा था यहीं तक था। अभी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में देखेंगे। नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, वी हैव सीन वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ गवर्नमेंट वर्क। अभी हमने एग्जाम्पल देखा किस तरीके से ऑर्डर वगैरह लाए जाते हैं और गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है। तो गवर्निंग अ कंट्री इन्वॉल्व्स वेरियस सच एक्टिविटीज। एक कंट्री को गवर्न करने के लिए कई सारी एक्टिविटीज होती हैं, है ना। जैसे कि एग्जांपल है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो इंश्योर करें सिक्योरिटी टू सिटीजन, मतलब कि सिटीजन की सिक्योरिटी होना इंपॉर्टेंट होता है। फैसिलिटीज प्रोवाइड करें एजुकेशन और हेल्थ की, है ना, एजुकेशन हेल्थ सिक्योरिटी लेना, मतलब सिक्योरिटी देना सिटीजन्स को। तो ये गवर्नमेंट का काम होता है। गवर्नमेंट जो है कलेक्ट करती है टैक्सेस एंड स्पेंड करती है मनी, जो ना जो रेज़ करते, मतलब कि जो टैक्सेस होते हैं, वो कलेक्ट करती है जनता से, और मनी जो है उसको खर्च करती है एडमिनिस्ट्रेशन पे, डिफेंस पे, है ना, मतलब कि कंट्री की सिक्योरिटी के लिए, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे, जो स्कीम्स लाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि बेनिफिट कर सके कई जो सेक्शन है सोसाइटी के उनको। तो गवर्नमेंट की कई सारी वेलफेयर स्कीम्स भी होती हैं। ओके, और जो कई सारे जो सम पर्सन्स हैव टू टेक डिसीजंस ऑन हाउ टू गो अबाउट दीज एक्टिविटीज, तो डिसीजंस लिए जाते हैं कि किस तरीके से इन एक्टिविटीज को लेकर के चलना है। अदर्स हैव टू इम्प्लीमेंट, कुछ जो है इम्प्लीमेंट करते हैं इनको डिसीजंस को, है ना। और अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो उस डिसीजन से रिलेटेड या फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड, तो कोई होता है जो डिसाइड करता है क्या सही है और क्या गलत है, जो कि इम्पोर्टेंट है सभी लोगों के लिए, है ना। ओके, तो ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं गवर्नमेंट की, है ना? ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इनमें ना चेंज भी किया जाता है अगर पॉसिबल होता है, मतलब कि अगर कोई डिसीजन लिया गया है ना? तो उसको चेंज भी किया जाता है, और अगर कोई पर्सन भी चेंज हो जाता है ना उससे, मतलब उस पोज़ीशन से, तो भी ये डिसीजंस चलते रहते हैं, मतलब कि ये डिसीजंस जो लिए जाते हैं और ये एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, है ना? तो गवर्नमेंट का फंक्शंस है ये सारे, है ना। सो इन सारी जो अटेंड सो टू अटेंड ऑल दीज टास्क सेवरल अरेंजमेंट्स आर मेड इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। तो सारी मॉडर्न डेमोक्रेसीज में कई सारे अरेंजमेंट किए गए हैं ताकि ये टास्क को परफॉर्म कर सके, जैसे कि एजुकेशन प्रोवाइड करना, वेलफेयर स्कीम्स लेकर के आना, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना, है ना। तो ये जो काम है इंस्टीट्यूशंस करते हैं। डेमोक्रेसी जो है अच्छे से परफॉर्म करती है जब भी इंस्टीट्यूशन अपने परफॉर्म जो फंक्शंस हैं वो ढंग से करते हैं ना परफॉर्म। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है किसी कंट्री का, तो वो बताते हैं कौन से जो मतलब कि रूल्स और जो पावर्स हैं एंड फंक्शंस जो हैं गवर्नमेंट के, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन बताते हैं
सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं मतलब कि जैसे कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर की पावर्स एंड फंक्शन बताते हैं कौन? कॉन्स्टिट्यूशन बताते हैं, है ना? कई सारे एग्जाम्पल हैं जैसे कि हम देख सकते हैं इंस्टीट्यूशन किस तरीके से काम करते हैं, है ना? तो प्राइम मिनिस्टर हैं एंड द कैबिनेट इज द इंस्टीट्यूशन दैट टेक ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन। तो प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट क्या करती है? इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, है ना? सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि इस डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करें, है ना? जो मिनिस्टर ने डिसीजन लिया है, इवन जो सिविल सर्वेंट भी एडवाइस करते हैं वो ही पॉलिसी मेकिंग ये सब में इन्वॉल्व होते हैं, है ना? तो ये डिसीजंस को इम्प्लीमेंट भी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि अगर डिस्प्यूट अराइज होता है सिटीजन के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में तो इसको सेटल करते हैं, है ना? कैन यू थिंक ऑफ सम अदर इंस्टीट्यूशंस इन दिस एग्जांपल? क्या आप दूसरे इंस्टीट्यूशन को सोच सकते हो, एग्जांपल ले सकते हो उनका, है ना? और उनका रोल क्या होता है? वर्किंग विद इंस्टीट्यूशन कोई इजी नहीं है, मतलब जो काम करना इंस्टीट्यूशन के साथ में ये कोई इजी टास्क नहीं है। इंस्टीट्यूशन में कई सारे रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। दिस कैन बाइंड द हैंड्स ऑफ लीडर। तो जो लीडर हैं उनके हाथ बांध देते हैं ये जो है रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, है ना? तो इनके थ्रू इंस्टीट्यूशन में इन्वॉल्व होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, कमिटीज होती हैं जो कि है ना देखती हैं, रूटीन्स होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है बहुत ज़्यादा डिले भी हो जाती है और कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं कि कई सारे डिसीजंस जो इम्प्लीमेंट करने में अब एक ही चीज़ के लिए कई सारी स्कीम्स है ना? तो ये भी हो जाता है। तो लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। देयरफॉर डीलिंग विद इंस्टीट्यूशन कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग। जो डील करना इंस्टीट्यूशन के साथ में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है कभी-कभी, है ना? तो one might feel that it is much better to have one person take all the decision without any rules and procedures and meeting। कभी-कभी लोगों को लगता है कि एक ही पर्सन होना चाहिए जो सारे डिसीजंस ले, है ना? सारे रूल्स और प्रोसीजर से रिलेटेड, है ना? बिना किसी रूल्स प्रोसीजर के वो सारे डिसीजन ले, तो लोगों को ऐसा भी लगने लगता है। बट जो है ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है ना? डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं, ना कि एक पर्सन सारे डिसीजन लेता है। अगर कुछ डिले हो जाती है, कॉम्प्लिकेशन हो जाती है इंस्टीट्यूशन से तो वो भी ठीक है ना? ताकि हम अपने डिसीजन को फिर से सुधार सकें। तो ये डिले और कॉम्प्लिकेशन होना एक अपॉर्च्युनिटी देता है ताकि दोबारा कंसल्ट कर सके लोगों से, है ना? और डिसीजन जो है उसको ढंग से इम्प्लीमेंट कर सके, है ना? उसको चेंजेस ज़रूरी है तो वो सब भी कर सकें। इंस्टीट्यूशन मेक इट डिफिकल्ट टू हैव अ गुड क्वेश्चन टेकन वेरी क्विकली। अगर इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ना उससे थोड़ा ना डिफिकल्ट हो जाता है कि मतलब जल्दी-जल्दी डिसीजन लेना, है ना? सही डिसीजन लेना। हुँ, तो देर से सही डिसीजन लेना सही है, ना कि जल्दी-जल्दी में गलत डिसीजन, है ना? तो इससे अच्छा तो देर से सही डिसीजन लेना भी ठीक है। दैट इज़ व्हाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है इंस्टीट्यूशन के ऊपर चलती है ना? तो इंस्टीट्यूशन के साथ में चलती है ना? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी हम देखेंगे पार्लियामेंट के बारे में नेक्स्ट पार्ट में। ओके, तो आपको कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, ओके? तो फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू, देखिएगा ज़रूर वीडियो।